नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक केबल वायर बनाने वाली कंपनी को लेकर के। जो कंपनी दावा कहती है जो हम जो है वो बड़ी बड़ी क्लाइंट को सर्विस देते हैं। पता है कौन कौन सी क्लाइंट है इनके पास? पहले मैं क्लाइंट लिस्ट से चलता हूँ। कहती है IRCTC, भेल, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, BSNL, सेल, लार्सन एंड टुब्रो, इसके अलावा टाटा स्टील, NTPC, BSES। ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या किसको लेकर के? वायर को लेकर के। तो उनके पास वायर का कंपनी का पास है, उस पर पहले जानेंगे, बाद में आएंगे स्टॉक मार्केट तरफ। आखिर क्या कहती है यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं कि ST पावर केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, फायर सर्वाइवल केबल बनाती है कंपनी है। इसके बाद कहती है कि ये रेलवे सिग्नल के लिए केबल बनाती है, बिल्डिंग्स वायर बनाती है। तो ये कुछ इस तरह के वायर जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर भी बनाती है कंपनी। तो आज इसी के हम जानने वाले हैं। खास के प्रोडक्ट वाले में देखें तो यहाँ पे कहती है कि सोलर, कहते हैं स्विच बोर्ड केबल्स बनाती है, जम्पर वायर बनाती है। ऐसे कहते हैं कि कंपनी पावर वायर, पावर केबल हो गया, LT पावर केबल हो गया। सोलर के लिए सोलर केबल की बात करती है, मल्टी केयर लेवल केबल की बात करती है। तो जिस पावर बनाती है। तो चलिए आज हम इससे स्टॉक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है पैरामाउंट्स कम्युनिकेशन। नाम से लगा कि अच्छा ये कम्युनिकेशन में कामकाज करती है, लेकिन नाम तो बेसिकली कम्युनिकेशंस रखा है, लेकिन कामकाज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड कामकाज है। किसको लेकर के? केबल और वायर को लेकर। आज इसी के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी स्टॉक में हमें क्या देखने को मिला और आपको क्या देखने को मिल रहा है। जहाँ पे देखने को ये मिलती है कि पिछले एक महीने में देखने को मिले जो कुछ ऑन एवरेज देखा जाए तो कुछ लोगों के आसपास अच्छी खासी प्रॉफिट बनी होगी, और कुछ के पास हो सकता है अच्छा खासा लॉस भी बुक हुआ होगा। मैं ऐसा अंदाजा करता हूँ। यदि किसी के पास हुआ तो आप फीडबैक जरूर देना मुझे। अब यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो खास की ये तो मार्केट के SSG होता है, क्योंकि मार्केट में चढ़ाव और, और गिरावट, चढ़ाई और गिरावट जो है मार्केट की एक सिंपल सी प्रोसेस है, जिसकी वजह से मार्केट में काम लग करते हैं। जहाँ पे एक 6 महीने के चार्ट में देखने को मिला कि एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही है स्टॉक को लेकर के। ना स्टॉक जंप कर पाई, ना गिर पाई। एक ही प्राइस जोन में, इसको कहते हैं कि प्राइस जोन में, एक ही प्राइस जोन के आसपास लगातार स्टॉक ने एक भटकती नजर आई। जहाँ पे आप आकलन करके देखिए, जो इसका प्राइस जोन यदि आकलन करके देखें तो एक ही प्राइस जोन में लगातार भटकी नजर आई है प्राइस। चलिए, यहाँ पे देखा गया कि एक साल में स्टॉक में करीब 64% की आप अपर साइड था, लेकिन खास के यहाँ पे एक जो मोमेंटल थी वो एक इनक्रेडिबल मोमेंटल थी। और यहाँ पे टाइम फ्रेम को आप आंकलन करके देखिए, इस टाइम फ्रेम में जिन लोगों ने पैसा बनाया, जिन लोगों ने पैसा गवाया, उसका क्या? तो हम आकलन करते हैं इसको लेकर के, आखिर मार्केट में जो स्ट्रेटजी थी इनकी, यहाँ तक क्या फंडामेंटल इनके सपोर्ट दे रहा था, बाद में क्या फंडामेंटल सपोर्ट नहीं दिया, या फंडामेंटल के बेसिस पे ऐसा काम हुआ, या फिर इनकी मार्केट के स्ट्रेटजी के हिसाब से ही कामकाज हुआ, डिपेंडेंसी बनी। चलिए जानते हैं इसको लेकर के। आते हैं जहाँ पे 5 साल में देखा गया करीब 715% की अपर साइड मोमेंटल थी स्टॉक को लेकर। कंपनी के बारे में कहती है कि कंपनी बुक वैल्यू है कंपनी का करीब 20 रुपये का। इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है 37 का, अर्थात इनसे थोड़ा सा ज़्यादा। अर्थात क्या हुआ? एसेट्स इनके पास है, एसेट्स वैल्यूशन इनके पास निकल के आती है। अब आती है एक पहला फैक्टर किसी स्टॉक को समझने के लिए, कहते हैं कि स्टॉक का पी छोटा होना चाहिए। आखिर क्यों कहते हैं पी छोटा होना चाहिए स्टॉक का? क्योंकि जितना अर्निंग है ना, वो अर्निंग के बेसिस पे ये देखा जा सकता है कि वहां पे कितनी भीड़ है खरीदारों की। जितनी भीड़ होगी उतनी क्या होगी? मार्केट में करंट प्राइस जंप करेगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जो कि अर्निंग पर शेयर कहता है 3 रुपया 41 पैसे को, क्योंकि ये फेस वैल्यू था 2 रुपये का। 2 रुपये का जो फेस वैल्यू है, नोट है, वो कितना अर्निंग करता है? 3 रुपये 41 पैसे का। और 3 रुपये 41 पैसे अर्निंग करने के दौरान इसमें कितनी तादाद आ गई भीड़ को लेकर के? यहाँ पे 25 गुना की रफ्तार से लोग आए खरीदने को लेकर के, कहाँ पे? अर्निंग के बेसिस पे। इसका फिलहाल अर्निंग ये है, और जो स्टॉक की प्राइस थी उसमें क्या हुआ? इतनी की जंप हुई, जिसकी वजह से जो बुक वैल्यू था वो बुक वैल्यू में कितना गुना जंप कर गया? 4 गुना जंप कर गया। और जो स्टॉक का पीक आंकलन करता है उसमें कहता है करीब 25 गुना की जंप। अब आते हैं दूसरा, और ये तो था एक फैक्टर। दूसरा था, यह क्या करता है पता है? इसका नाम है डेट टू इक्विटी। और डेट टू इक्विटी ये दिखाता है कि एक्चुअली में प्रॉफिट जो है
वो प्रॉफिट को कितना दबाया जा रहा है या प्रॉफिट को कितना उगाया जा रहा है। तो प्रॉफिट को उगाने और उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे बर्डन बनता है और यहाँ से कंपनी कारोबार करती है, क्योंकि कंपनी लोन लेगी, बोरोइंग्स लेगी। सिंपल समझे, कंपनी लोन लेगी, लोन से क्या करेगी, बिजनेस करेगी, और लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसका क्या होगा, उनको मिल जाएगा एक्सपेंसेस क्लेम। तो वो प्रॉफिट में आकर के इम्पैक्ट करके क्या करता है, कम कर देता है। जहाँ पे करंट रेशियो के बारे में देखा जाए तो वो कहती है यहाँ पे कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि उधार के बारे में बताते हैं कि आखिर कंपनी ने उधार सेल क्या किया, जिस उधार सेल को लेकर के कंपनी ने यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को आकलन करके दिखाया। तो आखिर ये हमारा अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इजकल टू अर्निंग पर शेयर। और हमें आकलन करना पड़ेगा उधार को लेकर के, उधार का मतलब क्या, उधार के साथ रिस्क फैक्टर क्या बनता है, कितनी परसेंट की रिस्क फैक्टर बनती है, किसके अकॉर्डिंग, यदि वो अकॉर्डिंग है सेल्स के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इस पे भी जानेंगे। पहले जानते हैं एक नज़र यहाँ पे कंपनी को लेकर के। तो कंपनी बिजनेस के बारे में देखती है। कंपनी जो पारामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वायर एंड केबल्स, कंपैरिजन ऑफ द पावर केबल्स, टेलीकॉम्स केबल्स, रेलवेज केबल एंड द स्पेशलाइज्ड केबल पे कामकाज करती है। जहाँ कहती है कि आर हिस्टोरिकल डेटा में 15.40 और आर की बात करते हैं 19.60 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। और एक नज़र डालिए स्टॉक के पी के आंकलन के हिसाब से, जो क्या मार्केट में अभी भी इसका पोटेंशियल बनती है। तो कहती है हाँ, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे कहती है कि अभी ये अंडर वेटेज है। क्यों कहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों जो है वहां पे जो भीड़ है ना, इसको लेकर के, खरीदार को लेकर के, वो भीड़ 37.8 का आता है और यहाँ पे क्या कहता है 25 अर्थात यहाँ से देखा है तो 50% का यदि जंप करता है तो स्टॉक की करंट प्राइस कितनी है 80, और 50% जंप करता है तो कितना जाएगा 120, जो कि इसका हायर आप देख सकते हैं कि कितना गया था 117। तो क्या लगता है ये 120 और 117 जा सकता है। ये तो कंक्लूजन निकलेगा बाद में, आखिर क्या इसको सपोर्ट लेवल मिलता है फंडामेंटल में, क्या सेल्स के हिसाब से काम होती है या फिर प्रॉफिट के हिसाब से सोचा जाता है, ये देखने वाली बात है। तो चलिए हम इसको भी आकलन करेंगे। जहाँ पे ये देखा गया करंट रेशो के बाद 3.40 का, और नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं करीब 30 करोड़ के आसपास की निकलती है। अब आते हैं हम पहले पड़ाव पे, जानेंगे। अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम किसी भी विदाउट रिकमेंडेशन को लेकर के, किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को ना लेकर के, एडवाइजरी ना दे करके कंप्लीटली लर्निंग की बात करते हैं। जहाँ पे कुछ ऐसे चीज जो कि दिखावा में होती है, उस दिखावा के पीछे जो होता है ना, उस दिखावा के पीछे जो डेटा होता है, चाहे बैलेंस शीट का डेटा हो, चाहे पीएल का डेटा हो, या हिस्टोरिकल चार्ट की बेसिस पे डेटा हो, उसको हम बयां करने का प्रयास करते हैं। आते हैं समझने को लेकर के, इसको पीएस में लेकर, जहाँ पे पीएस में कहते हैं कि पॉली कैब्स है, केईज, केई आई इंडस्ट्रीज है, फिनोलेक्स है, आर के, केबल्स है। इन सब की लिस्ट आउट में देखा गया कि एक कंपनी है जिसका नाम है डायमंड पावर। इस पे तो लगातार इसमें लगता है कि कितनी भीड़ जमी हुई है, जो 461% की लगातार बिल्डअप है। जबकि यहाँ पे ये भी देखने को मिला जिसका दबा हुआ प्राइस, पता है क्यों है, इसका दबा हुआ प्राइस के कारण ये है जो ईपीएस में जो डेट की वजह से ईपीएस क्या हुआ, कम आकलन किया गया, और सेल्स के बेसिस पे मार्केट ने इसको, इनकी इनको जंप करने के लिए यहाँ पे डिमांड बढ़ी। इसको लेकर के यहाँ पे सेल्स को लेकर डिमांड बढ़ी, इसको डेट नज़रअंदाज किया गया। आते हैं क्वार्टरली डेटा में और समझते हैं इसको लेकर के जून तक का डेटा को आखिर क्या कहती है। तो जून तक के डेटा में कंपनी कहती है कि सेल्स को लेकर क्या कहती है, कभी कभी बिल्डअप होती है, कहती है वायो वाई में तो हम बिल्डअप कर रहे हैं, 211 करोड़ से सीधे कहाँ जंप कर गए, 100% के आसपास जंप कर गए, और वो जंप कर गए 321 करोड़ का। और यदि हम क्यू और क्यू के हिसाब से हम कंपेयर करें तो कहते हैं अच्छा ये थोड़ी सी हमारी चूक हो गई और हमने थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी में हमारे पास गिरावट। और अक्सर होता है कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मार्च में अपनी सेल दबा दबा के करती है। तो आकलन करके देखिए तो सेल्स क्या मार्च में दबा दबा के हुई है, तो कहती है नहीं, क्योंकि दिसंबर से तो पिट गई। इससे पहले देखिए तो मार्च में दबा की हुई, तो हाँ यहाँ कई दफा मार्च में अच्छी खासी सेल्स बनती है, कई दफा नहीं बनती। आते हैं प्रॉफिट का आकलन को लेकर के। प्रॉफिट के बारे में कहते हैं 25 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 29 करोड़ का।
अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, सेकेंड ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड मिल सकता है। किसको लेकर के, प्रॉफिट को लेकर। ईयरली बेसिस में इसके बारे में क्या कुछ कहती है, तो कहती है नियरली देखा जाए तो सेल्स को लेकर कहती है कि लगातार हमारी बिल्डअप हो रही है। चाहे आप 12 महीने की फाइनेंशियल डेटा को देख लें या फिर लास्ट 12 महीने का डेटा को देख लें, तो यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार वाई वाई में ग्रोथ लेवल बनी है। जब ग्रोथ लेवल बनी है तो क्या बनती है, प्रॉफिट के पार्ट क्या बनती है, तो प्रॉफिट के बारे में कहती है जो लगातार यहाँ भी जंप देखने को मिली है। अर्थात कब से, पुराने कुछ हिस्टोरिकल डेटा को छोड़े जहाँ पे लॉस मेकिंग चल रही थी वहाँ से दोबारा सस्टेन करती नजर आती है। और जब ये सब डेटा नजर आती है तो इसके बारे में फिर क्या कहती है, इसके बारे में कहती है नियरली देखा जाए तो कहती है कंपाउंडेड सेल्स जो है ना ग्रोथ लगातार बिल्डअप हुआ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट लगातार ग्रोथ हुआ है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में ग्रोथ मिली है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली कितना 15% के आसपास से एवरेज में ऊपर ही रहा है। अब आते हैं एक एक एक्सेप्ट को और लेते हैं जिसका नाम है, हम खास के जानने वाले हैं इसको लेकर के, जब हमने पहले कहा कि पीएल और बैलेंस शीट में कुछ फैगर को हम क्या करने वाले हैं, एक कंपेयर करने वाले हैं, किसको लेकर के, कुछ डेटाबेसेस को लेकर के, जहाँ डेटाबेसेस में कहती है जो बोरोइंग्स को क्या हाल है, कहते हैं बोरोइंग्स तो हमने लगातार कम किया है। अर्थात बोरोइंग्स को देखिए लगातार 210 करोड़ से 200 करोड़ की लगातार, मतलब बोरोइंग्स को उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट क्या हो रही है, ये डेट्स फ्री के लिए तैयार हो रही है। अब डेट्स फ्री जो तैयार हो रही है, क्या उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचा है या कुछ अपने प्रॉफिट से भेजा है या कुछ और इनकी जो कैपेसिटी है उन्होंने से डेवलप किया है। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो फिक्स एसेट्स पार्ट में कंपनी ने बिल्डअप किया है, फिक्स एसेट्स में कोई कमी नहीं है, फिक्स एसेट्स में लगातार उन्होंने बिल्डअप किया, जबकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट पार्ट को भी क्या किया, इन्वेस्टमेंट पार्ट को कई गुना से करीब करीब 5.6 टाइम से क्या किया, डेवलप किया। इसके बाद कहती है कि इनका ट्रेड रिसेबल की पार्ट के बारे में क्या कहें, जो कि खास के उधार की बात कर रहा हूँ। इनके उधार के बारे में कहती है कंपनी जो उनके पास जो इन्वेंट्रीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है 234 करोड़ का, और जितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है उनसे ज़्यादा, उनसे 10% से ज़्यादा की तादाद में ना वो क्या है, इनकी डेटर्स पड़ी हुई है, उसको कहते हैं कैश, उसको कहते हैं क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल उन्होंने किया हुआ है, इनका क्या हम क्या है, रिस्क फैक्टर क्या कहते हैं, तो रिस्क फैक्टर के बारे में कहती है 30 या 90 दिन का, अर्थात 3 महीने का इनका टाइम फ्रेम है। तो हो सकता है एग्रीमेंट्स होता है कई कंपनियों में 45 डेज में 2 महीने में हम पैसा देते हैं। अब आते हैं इसके साथ किस चीज़ को आकलन करने के को लेकर के, जहाँ पे कंपनी कहती है कि 252 करोड़ में 250 करोड़ मान लेता हूँ, तो 250 करोड़ का जो आकलन है उसमें कहती है कितना 25% का क्या हुआ, सीधा सीधा देखा गया कि डेटा पड़ा हुआ है टोटल सेल्स को लेकर के। और जब 25% का सेल्स को लेकर के, तो इसमें क्या कहती है, यहाँ पे 1000 करोड़ में केबल और केबल कितना परसेंट का जब करती है, करीब 86 करोड़ का क्या करती है, प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो आप इसको सिंपल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, 86 करोड़ डिवाइडेड बाय 1050 करोड़, तो उसमें निकल के ये आ जाती है कि परसेंटेज क्या ग्रो करती है। इससे परसेंटेज देखा गया है इसको लेकर के, जो नियरली 8% के आसपास जो चीज़ें हैं वो कहती है इसको लेकर के, यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको लेकर के, इसको लेकर के जब 8% की यहाँ है तो यहाँ पे जब 250% की वहाँ पे इनका है, तो इसके बेसिस पे देखिए इसका कितना गुना हो गया, करीब करीब 8 8 त्रिक 24, नियरली 3 गुना के आसपास की ये देखने को मिलती है। और इसका यदि हम 8% निकालें तो 25 अट्ठे कितना होता है, ये कुछ डेटा निकल के आती है जो कि 40 करोड़ के आसपास क्या मिलती है। इसका उसली कहाँ से फंसी पैसा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे पैसा, तो ये इसका एक आकलन था। अगले पड़ाव में देखें इसको लेकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर क्या आकलन करती है और बाकी से जो लेकर के क्या आकलन करती है। तो चलिए हम अगले पड़ाव पे आते हैं और समझते हैं इस स्टॉक की फिलहाल की जो ट्रेंडिंग क्या क्या उसका भी हम आकलन करेंगे, क्या चार्ट लेवल पे मूविंग एवरेज क्या कहता है इसको लेकर के। मूविंग एवरेज में देखा गया कि लगातार स्टॉक ने फिलहाल की 6 महीने की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपरी सतह पे कामकाज करती है, और 1 महीने की चार्ट कहती है कि लगातार बिल्डअप हुई है, 1 महीने में कोई कमी देखने को नजर नहीं आई। क्या यहाँ से गिरावट का संकेत देता है या चढ़ने का संकेत देता है, तो जिस हिसाब से आप आकलन करके देखेंगे
इस टाइम को देखेंगे, इस टाइम को देखेंगे तो यहाँ क्या संकेत देता है? संकेत ये देता है यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है, और गिरावट थोड़ा सा और गहरा सकता है। गहराने के बाद दोबारा मार्केट एक जंप करने की आसार पे बनते नजर आते हैं, जिनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आह्वान कर सकते हैं। जिनकी रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस फिलहाल हम सपोर्ट देखें तो एक बड़ी सी सपोर्ट बनती है इस लाइन के आसपास, जहाँ पे कई बार स्टॉक आके फंसी है। एक और सपोर्ट जोन बनती है जिसकी प्राइस पे आसपास कई बार आके फंसती है। और इसके अलावा यदि इसको आकलन करके देखें तो कई दफ़ा मिलती है इस चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे कई दफ़ा इस स्टॉक में एक मोमेंटल देखने को मिला है। और यहाँ से यदि ज़्यादा गिरता है तो फिर यहाँ से थोड़ा सा चिंता हो सकता है, और चिंता के बाद फिर दोबारा तो चढ़नी चाहिए स्टॉक, ज़्यादा जो चार्ट ही कहता है। चाहे 6 महीने के चार्ट का आकलन करके देख लीजिए, या फिर कब की देख लीजिए, चाहे 1 महीने के चार्ट को देख लीजिए। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कंपनी क्या कहती है? इसके बारे में कहती है डेटा करीब 50% की नियरली, मतलब 50% से कम की होल्डिंग प्रमोटर के पास और उससे ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास है। आपस में तालमेल की बात क्या करती है? तो तालमेल की बात में देखा गया कि यहाँ पे लगातार जो है इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ी है। मैं क्यों ऐसा आकलन करता हूँ पता है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे ये दिखता है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ी है। जैसे भीड़ बढ़ी तो स्टॉक ने जंप किया। जब जब भी भीड़ बढ़ी है स्टॉक में, तब तब क्या हुआ? तब तक डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट क्या होगा? इसलिए प्राइस इंक्रीज करेगी। तो आते हैं अगले हिस्से को लेकर के, जहाँ पे प्रमोटर में देखा गया। प्रमोटर में जो कि पैरामाउंट टेली केबल्स लिमिटेड है, इनकी केवल एक ही कंपनी है कि कुछ और भी कंपनियां हैं? इनके बारे में देखा तो केवल एक ही कंपनियां इनकी है, और बाकी जो कंपनियां अप्रैल इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड, जिनके पास 4% की होल्डिंग, और कुछ इनके प्रमोटर्स है, बहुत बड़े बड़े प्रमोटर्स के नाम निकल के आती कुछ कंपनियां हैं, कुछ इनके इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ पे एफ की तादाद भी करीब 7% के आसपास, और डी की तादाद कुछ नहीं है, केवल केवल पब्लिक की तादाद देखने को मिला। और पब्लिक की तादाद में ये देखने को मिला जो दर्पण जैन और कुछ जैन, जिनके पास 1% के आसपास होल्डिंग है। लेकिन ऑब्वियसली ये कहा सकता है कि यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ती नजर आती है। जिस भी टाइम फ्रेम देखे, कभी इस टाइम में 45,000, 44,000, 49,000, 70,000, 97,000 और 1,05,000 तक की स्टॉक शेयर होल्डर की जब भीड़ बढ़ी, तो स्टॉक में जैसे ही भीड़ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनका ये जो चीज़ें हैं ना, वो लगातार इसके पीछे जंप स्टॉक में करेगी। ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे जैसे लगता है कि चार्ट में क्या लग रहा है, इनकी कुछ सपोर्टिंग लेवल की बात करूँ तो उसमें क्या नजर आती है, कुछ बड़ी सी गिरावट नहीं थी, यहाँ पे सस्टेन करने वाली प्राइस नजर आई थी। इसीलिए थोड़ा सा मार्केट इसका थोड़ा सा पैनिक करेगा, लेकिन चलने। और इसका कंपनी के लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो लेटेस्ट अपडेट के बारे में कंपनी कहती है जो हम फंड रेज करने वाले हैं। फंड रेज करेगी कंपनी, फंड रेज करके क्या करेगी, और मार्केट में क्या होगा, और बिजनेस मॉडल पे और इम्पैक्ट, और बिजनेस मॉडल पे और इनको ग्रो लेवल के लिए सोचते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे फंड रेज करके कुछ और कारोबार करेंगे कंपनी। इसका लेटेस्ट पीपीटी आया था अभी अगस्त में, और अगस्त पीपीटी के बारे में देखें जहाँ पे फाइनेंशियल 9 अगस्त को उन्होंने अपडेट दिया था, और 9 अगस्त के अपडेट आता है, आज की अपडेट में उन्होंने क्या अपडेट दिया उसके बारे में देखें। तो कहती है कंपनी को लेकर के, जो कि यहाँ पे देखने को मिला, कंपनी रिवेन्यू मॉडल में कहती है कि हमारे पास क्या था, वाई वाई में 52% की जंप करती है। और इतना ही नहीं, कहती है कि हम ईविटा में करीब 61% के जंप देखने को मिला, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 74% की हमने जंप किया है। इतना ही नहीं, और इन्होंने कहा कि हमारे पास ये कुछ परसेंटेज हुआ, जहाँ पे पावर केबल की बात करें यहाँ पे 37% का ग्रो लेवल की बात किया है, ऐसे रेलवेज केबल के लिए 19% का, टेलीकॉम केबल के लिए 4% का, और हाउस वायर के लिए 6% का, और एक्सपोर्ट इन्होंने करीब 70% के आसपास की किया है। ईपीसी प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है, थोड़ा सा हल्का रहा है कि पाइप नजर की बात कर रहे हैं, जो कि 4% के आसपास की निकल के आई है जहाँ पे। और इसमें देखा गया रिवेन्यू मॉडल को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने कहा है जो हमारा रिवेन्यू मॉडल जो है ना, वो क्या हुआ है, यहाँ से बिल्डअप होती नजर आती है। चाहे आप इस क्वार्टर को देख लें या इस क्वार्टर से इसको देख लें, तो इसमें कई बार हमारे पास ये सिर्फ फिगर्स निकल के आती है। और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिया है, समझदार के लिए समझदारी बड़ा अच्छा होता है, और ये प्रेजेंटेशन दिया काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। खास कर उन्होंने कहा कि हमारे पास वाई वाई में ये फिगर है, और क्यू का फिगर देता तो शायद बेहतर हो सकता था, यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने इसका फिगर दिया है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्यू का फिगर देता परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की, तो शायद और बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के होता, इन्वेस्टर के अंदर और जागरूकता बढ़ती चीज़ों को लेकर के। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, इस कंपनी को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, और बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।